ग्रे कैसल और सेंट जोसेफ स्टैंड के बीच का रूट हमेशा से ही खाली रहा है। अगर ग्रे कैसल स्टेशन पहुंचने तक ट्रेन में कोई रह गया हो तो उसे उतार दिया जाता है। कोई भी आगे नहीं जाता। कभी कभी सेंट जोसेफ स्टैंड पहुंचने पर एक दो सवारियां चढ़ जाती हैं, लेकिन वो बस एक छोटा सा स्टेशन है। वहां कुछ नहीं है। चारों ओर से भूरे हरे खेतों और जंगली घास की पहाड़ियों से घिरा हुआ एक खंडहर चर्च चुपचाप आती जाती ट्रेनों को देखता रहता है। ये रास्ता लगभग 1 घंटे का है। ये जैसे हमारा मन भटका देता है और हमेशा खाली रहता है। हमेशा। ग्रे कैसल में कोई भी सवार नहीं होता। सेंट जोसेफ स्टैंड पर भी कोई नहीं जाता। सच कहूं तो मुझे ये भी नहीं पता कि हम इस रूट पर जाते ही क्यों हैं। हफ्ते में 2 बार हम शहरों के बीच चलने वाली लाइन से रवाना होते हैं और दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में जाते हैं और ग्रे कैसल में पीछे छूटे हुए सवारियों को उतार देते हैं। फिर कभी कभी अगर रात बहुत बिजी होती है तो सेंट जोसेफ स्टैंड पहुंचने पर हम शायद कुछ नई सवारियों को भी चढ़ा लेते हैं। ये एक हॉन्टेड जर्नी जैसा है। मैं 3 साल से ट्रेन कंडक्टर की नौकरी पर हूँ। मुझे लगता है ये ठीक ठाक जॉब है। मैं पहले टीवी के लिए एडिटर हुआ करता था। वही मेरा पैशन था। वो काम करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन सच कहूँ तो मैं उस तनाव और दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। महीनों तक लगातार लाइव शो चलते रहे। मुझे उसी दिन एडिटिंग पूरी करनी होती है ताकि अगले दिन प्रसारण के लिए तैयार हो जाऊं। बदकिस्मती से मैंने इसे खुद पर हावी होने दिया। ट्रेन का ध्यान रखना, टिकट कलेक्ट करना, ये कोई बड़ा मज़ेदार काम नहीं है, लेकिन इसमें टेंशन नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक अच्छा बदलाव है। सफ़र के इस पड़ाव पर हमेशा की तरह ही सब कुछ शांत है, सुकून भरा। देर रात कुछ करने को नहीं। टिकट लेने के लिए कोई मुसाफिर नहीं। मैं अक्सर किसी एक सीट पर बैठ जाता हूँ और अपने फ़ोन पर आंखें गड़ाए रहता हूँ। हर बार जब हम ये सफ़र करते हैं और हर बार जब हम ग्रे कैसल और सेंट जोसेफ स्टैंड के बीच का रास्ता लेते हैं तो मैं अपनी बेटी को फ़ोन करने की हिम्मत जुटाने की कोशिश करता हूँ। तलाक के बाद से उससे ठीक से बात नहीं हुई। मैं बस उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उसे प्यार करता हूँ। पूछना चाहता हूँ कि क्या वो मिलना चाहेगी, लेकिन मुझे ऐसा कोई तरीका नहीं सूझ रहा जो अजीब ना लगे। बस यूं ही मैं उसे फ़ोन कर देता हूँ अचानक, और इसीलिए मैं फ़ोन को घूरता रहता हूँ। आज भी मेरी वही हालत है। मैं अपनी इस छोटी सी बेकार आदत को जारी रखता हूँ, कड़वाहट से ही सही। समय धीरे धीरे बीतता जाता है और मैं हमेशा ही आखिरकार ये फैसला करता हूँ कि अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अगली बार फिर कोशिश कर सकता हूँ। कभी कभी मैं इस बीच कोई किताब पढ़ लेता हूँ या यूट्यूब पर हॉरर स्टोरीज सुन लेता हूँ। ग्रे कैसल पहुँचने से पहले मेरे पास अब भी लगभग 40 मिनट हैं। आज रात मैं बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन मुझे काम करते हुए नींद नहीं आ रही है। मैं मुड़ता हूँ, खाली डब्बे में आगे बढ़ता हूँ। कुछ पलों के लिए रुकता हूँ। खिड़की से बाहर देखने के लिए पास की सीट के हेडरेस्ट पर आराम करता हूँ। अंधेरी और सोई हुई पहाड़ियाँ, पेड़ों के झुंड, नीचे हरी पहाड़ियाँ, ये सब लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। मेरी नज़रें हट जाती हैं और मैं खिड़की के शीशे में खुद को अपना ही अक्स देखता हुआ पाता हूँ। हम एक पल के लिए एक दूसरे को देखते हैं, फिर एक साथ आह भरते हैं और मैं अपनी थकी आंखों पर हाथ फेरता हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ, स्लाइडिंग गेट खोलने के लिए बटन दबाता हूँ और अगले डिब्बे में चढ़ जाता हूँ, लेकिन मैं तुरंत ही रुक जाता हूँ। अरे यार, इस गाड़ी में आज एक सवारी है। मैं उस आदमी को घूरता रहा। मुझे विश्वास नहीं हुआ। एक सवारी है, एक असली सवारी। 4 सीटों के बीच बने एक हिस्से में वो अकेला बैठा है, मेज पर हाथ टिकाए हुए। वो खिड़की से बाहर देख रहा है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं क्या देख रहा हूं। ये तो कमाल हो गया।
जरा रुको, मुझसे पहले यहाँ काम करने वाले साथियों ने भी इस रास्ते पर 5 सालों तक काम किया था। उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने इस रास्ते पर आज तक एक भी यात्री नहीं देखा, एक भी नहीं। और फिर भी ये आदमी बिल्कुल साफ साफ इसी रास्ते पर, ग्रे कैसल और सेंट जोसेफ स्टैंड के बीच का रास्ता। मैं हंसा और सर हिलाया। मैं उस आदमी के पास जाता हूं और टिकट स्टैम्पर की तरफ हाथ बढ़ाता हूं। वो बेचैनी से मेरी तरफ देखता है, ऐंठता है और अचानक बस यूं ही मेरा मूड खराब हो गया। इस आदमी में कुछ ऐसा है जिसने मुझे बेचैन कर दिया है। मैं रुक जाता हूं और खाली डब्बे में इधर उधर देखता हूं। वहां अंधेरा है। ट्रेन के दूर वाले हिस्से में कम रोशनी ने मेरी चिड़चिड़ाहट को अचानक एक बेचैनी में बदल दिया है। नीचे स्टील की पटरियों पर पहियों की धीमी स्थिर आवाज के सिवा कोई आवाज नहीं है। मैं गलियारे में पीछे मुड़कर उस आदमी की ओर देखता हूं। वो बेचैन है, उसका पसीना बह रहा है, शायद कोई नशेड़ी। मेरा एक हिस्सा बस वापस लौट जाना चाहता है। शायद मुझे ऐसा ही करना चाहिए। ये ऐसा रास्ता है जिस पर कोई कभी नहीं जाता। शायद वो आदमी टिकट भी नहीं खरीद सकता। शायद मुझे उसे यूं ही बैठे रहने देना चाहिए। लेकिन मुझे ये जानना होगा कि वो यहाँ क्यों है। मुझे बस जानना है। उसके पास कोई वजह तो जरूर होगी। और इसीलिए सावधानी से मैं उसके पास चला गया। मैं कभी भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट आदमी नहीं रहा, लेकिन यार ये मेरा काम है। ये बेतुका डर मुझ में कहां से आया? पर शायद ये डर बेतुका ना हो। कहीं मैंने इस अंधेरी ट्रेन में कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। लेकिन अब देर हो गई है। मैं बोलना शुरू कर चुका हूं। माफ कीजिए सर। शायद मेरे मुंह से ये अपने आप ही निकल गया, इससे पहले कि मैं अपने शब्दों को रोक पाता। मैंने एक बड़े अच्छे लहजे में कहा, हमें इस रूट पर ज्यादा सवारियां नहीं मिलती। मैं बस सोच रहा था कि क्या। मैं उससे पूछने ही वाला था कि क्या उसे अपनी यात्रा के बारे में बताने में कोई समस्या तो नहीं, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। मेरा मुंह सूख गया। 1-2 पल बाद वो आदमी मेरे शब्दों का जवाब देता है, और वो भी बड़े ही अटपटे ढंग से। वो खुद को खिड़की से सटा लेता है। उसकी आंखों में डर, खौफ, और उसका एक हाथ उसकी जैकेट के सामने वाले हिस्से को पकड़े हुए है। मैं घबरा कर एक कदम पीछे हटता हूं और मेरी नजर उसके हाथ के पीछे किसी चीज पर जाती है। कुछ टैटू जैसा है, एक सिंबल जो उसकी स्किन पर खोदा गया है। मुझे तब एहसास हुआ कि इस आदमी से बात करने का फैसला करके मैंने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अब बहुत देर हो गई है। ये सिंबल कैपिटल आर जैसा दिखता है, जो 4 सीधी लाइनों से बना है, और आर के ऊपरी आधे हिस्से को एक खुरदुरे ट्रायंगल से बदल दिया गया है। मैं उस आदमी की आंखों में देखता हूं। वो बेचैन है, विनती कर रही है। वो अपना सर हिला रहा है, पसीने से भीगा हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तनाव कैसे कम करूं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे शांत करूं या दूर हो जाऊं। मैं इस पल में लगभग 1 घंटे में सैकड़ों ऐसी बातें सोचूंगा जो मैं कर सकता था या मुझे करनी चाहिए थी। लेकिन अभी तो मेरा दिमाग खाली है, तो मैं वही करता हूं जो मुझे करना चाहिए। मैं बस प्रोसेस के हिसाब से चलता हूं। आखिरकार यही मेरी नौकरी है, इस बदकिस्मत मुलाकात को जितना छोटा हो सके और जितना प्रोफेशनल हो सके बनाए रखना। और बस मैं अपने रास्ते निकल जाऊंगा, ट्रेन के दूसरी तरफ। जी सर, क्या मैं आपकी टिकट देख सकता हूं? आदमी ठिठक जाता है तनाव से। मैं उसकी गर्दन की नसें देख सकता हूं, उसके हाथ के पिछले हिस्से में खुदे हुए उस आर के आसपास विकृत रूप से मुड़ी हुई नसें। हम एक दूसरे को ठंडी खामोशी से देखते रहते हैं। नहीं, वो चिल्लाता है और मैं अपना जबड़ा भींच लेता हूं।
घबराहट में मैं पीछे हट जाता हूँ, क्योंकि उसके हाथ उसके सिर पर उड़ते हैं, आगे और पीछे हिलते हैं। नहीं नहीं, ये बहुत जल्दी है, ये बहुत जल्दी है। मुझे तो किसी ने मौका भी नहीं दिया। मैंने तो ये सफर अभी मुश्किल से बस शुरू किया है। वो चिल्लाता है। उसकी आवाज में तनाव है। वो अपना सर खिड़की पर पटक रहा है, कांपते हुए। मैं अपना रेडियो लेने के लिए नीचे हाथ बढ़ाता हूं। वो आदमी बेतहाशा इधर उधर देखता है, छत पर, खिड़कियों से बाहर, अपनी बाहें फैलाए। क्या मेरा सफर शुरू हो गया है? मैं रेडियो को अपने मुंह के पास लाने लगता हूं, लेकिन वो आदमी सीधा मेरी ओर देखता है और मैं ठिठक जाता हूं। वो उलझन में रेडियो की तरफ देखता है, फिर पहली बार ठीक से मेरी तरफ। अनिश्चितता उसके डरे हुए चेहरे पर विकृत हो जाती है। वो अचानक खड़ा हो जाता है और उसके एक तेज तमाचे से रेडियो मेरे हाथ से जमीन पर गिर जाता है। क्या तुम सच में कंडक्टर हो भी? वो मेरे मुंह पर फुसफुसाया। क्या तुम ट्रेन का हिस्सा हो? क्या तुम इंसान हो? हाँ, कंडक्टर? मैं बस उसे घूरता रहा। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं। वो आदमी मेरे टिकट स्टैम्पर को देखता है। मेरे हाव भाव देखकर वो अपना सर अपने हाथों में लेकर जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी के झटके उसके कंधों को हिला देते हैं। तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है ना? है ना? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूं। यह सब बहुत ज्यादा हो गया था। वो पागल आदमी साफ तौर पर किसी भयंकर गंभीर नशे में है। मैंने रेडियो की तरफ देखा। भाड़ में जाए, मैं बस भागने वाला हूं, आगे वाले इंजन की तरफ। मैं एक पल के लिए अपनी पोजीशन बदलते हुए भागने के लिए तैयार हुआ, लेकिन वो आदमी बिल्कुल गलत वक्त पर अपने चेहरे से हाथ हटा लेता है और उसे अंदाजा हो जाता है कि मैं क्या करने वाला हूं। वो मुझ पर कूद पड़ता है और हम लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। मुझे घबराहट होने लगी थी। नहीं, मेरे ऊपर से हट जाओ, प्लीज मुझे जाने दो, मैं चिल्लाता हूं, मुक्का मारते हुए, उसकी आंखों में उंगलियां डालते हुए। उसे हटाने के लिए सब कुछ करता हूं, लेकिन उसके चेहरे पर एक गुस्से भरी मुस्कान उभर आती है। वो अपनी जेब से चाकू निकालता है और मैं घबरा जाता हूं, सिहर जाता हूं। सहज भाव से अपना हाथ उसके चेहरे से हटा लेता हूं और अपनी गर्दन पर रख लेता हूं, लेकिन वो मेरी कलाई पकड़ लेता है और मुझे नीचे कोहनी से नीचे दबाए रखते हुए वो अपने हाथ पर बना हुआ सिंबल चाकू से मेरे हाथ पर उकेरना शुरू कर देता है। तुम पागल हो, मैं उसके चेहरे पर चिल्लाता हूं। उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करता हूं, उसे पीछे धक्का देता हूं, लेकिन जगह कम है। उसका पैर पास की कुर्सी पर है। वो मुझे नीचे रखने के लिए अपना पूरा वजन लगा रहा है। नशेड़ी की मुस्कुराहट कांपती है। अगर तुमने मेरा सफर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, कमीने। वो मेरे मुंह पर चिल्लाता है, चाकू को मेरे हाथ के पीछे रगड़ता है। मेरे हाथ को उस दर्दनाक किसी मशीन जैसी पकड़ में स्थिर रखता है। वो पूरा सिंबल बनाता और हंसता है, फूट फूट कर, थका हुआ, नरम पड़ता हुआ, और ये पल उसे दूर करने के लिए काफी है। मैं अपने पैरों पर लड़खड़ाता हूं, अभी भी गहरे सदमे में, अपने खून बहते हाथ को पकड़े हुए। मेरा खून हाथ के अगले हिस्से से रिसते हुए फर्श पर टपकता है और वो आदमी बस हंसता है। और तभी मैं देखता हूं कि जो सीटें अब तक खाली थीं, उनमें से ज्यादातर अब भरी हुई हैं। वो लोग खामोश, उनकी आंखें मुझे घूरती हुई, भाव शून्य, और उनकी आंखें पूरी लाल हैं। मैं डर के मारे इधर उधर देखने लगा, लेकिन उन सब की आंखें लाल थीं, खून से सनी हुई नहीं, लाल रंग की नहीं, बस गहरी लाल, न आइरिस न पुतली, बस गहरे गीले लाल धब्बे। मैं डर से हड़बड़ा गया, चीख भी नहीं पाया।
वो नशेड़ी आदमी बस हंसता है, पास पड़ी कुर्सी पर मुक्का मारता है और जमीन पर लौटने लगता है। मैं मुड़ता हूं और भागता हूं। मैं दूसरे कंपार्टमेंट में जाने के लिए दरवाजा धकेलता हूं। डर के मारे इधर उधर देखता हूं। कुछ कुर्सियां अब भी खाली हैं और कुछ नहीं। जो खाली हैं उन पर ये भयानक नए यात्री बैठे हैं। उनकी स्किन भी लाल रंग की दिखती है और उनकी नसें लगभग जिंदा लगती हैं। स्किन पर धीरे धीरे ऐंठती और धड़कती हुई। हेलो, मैंने कांपती आवाज में एक से पूछा, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? वो यात्री कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वो ना तो हिलता है और ना ही कुछ करता है। मैं फिर से घबरा कर घूम गया और दूसरी तरफ देखने लगा। क्या आप मुझे सुन सकती हैं मैडम? मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और घिन से तुरंत ही पीछे हटा लिया। उसकी कमीज गीली है, मेरे हाथ पर दाग लग गए हैं और मुझे एहसास हुआ कि मैं देख ही नहीं पा रहा हूं कि वो कमीज कहां खत्म होती है, उसकी स्किन कहां से शुरू होती है। सब का रंग लगभग एक जैसा है। मुझे उसके कपड़ों पर नसें दिखाई दे रही हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये कपड़े हैं भी या नहीं। हे भगवान, मैं चिल्लाता हूं। मेरी नजर एक हलचल पर पड़ती है और मैं दरवाजे की खिड़की से नीचे पिछले कंपार्टमेंट में देखने के लिए मुड़ता हूं। वो नशेड़ी उठकर खड़ा हो गया है और सीधा मेरी ओर आ रहा है। मैं घबरा कर इधर उधर देखता हूं, किसी हथियार की तलाश में, किसी छिपने की जगह की तलाश में, कुछ भी। मैं लड़खड़ा जाता हूं और मेरी नजर एक औरत से मिलती है। एक असली औरत, कम से कम असली आंखों वाली और असली कपड़ों वाली। उस नशेड़ी की तरह वो 4 कुर्सियों वाले आइल में से एक कुर्सी पर बैठी है। हम एक दूसरे को घूरते हैं। वो सिर को थोड़ा झुकाकर सामने पड़ी खाली कुर्सी की ओर इशारा करती है, मुझसे कुर्सी तक। मैंने उसके हाथ के पीछे का हिस्सा देखा, वही सिंबल। मैं अपना सिर घुमाता हूं। मुझे अभी भी दरवाजे की खिड़की से दिखाई दे रहा है। वो नशेड़ी इधर ही आने वाला है। मैं उस महिला की ओर वापस मुड़ता हूं। वो अपना सर थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा बाईं ओर झुकाती है। उसका जबड़ा कस कर भेजा हुआ है, लेकिन वो बोलती है चुपचाप, अपने होंठ या दांत बमुश्किल हिलाते हुए। मुझे घूरती है। कंडक्टर, बैठ जाओ, वो फुसफुसाई। अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो मेरी बात मानो। बैठ जाओ कंडक्टर और चुप रहो। मैं मुड़ता हूं और देखता हूं कि नशेड़ी गुस्से में कंपार्टमेंट के स्लाइडिंग डोर को धक्का दे रहा है और जो भी ऊपर है उससे एक मौन प्रार्थना कर रहा है। मैं सीट पर बिना हिले बैठ जाता हूं। मेरा दिल मेरी छाती में तेजी से धड़क रहा है। मेरे शरीर में एड्रेनलिन दौड़ रहा है। मैंने तुम पर भरोसा किया है लेडी। मेरी जिंदगी अब उसी के हाथों में है। नशेड़ी कंपार्टमेंट में आगे बढ़ता है। मुझे उसके कदमों की आहट सुनाई देती है और वो मेरा कंधा पकड़ लेता है। मैं सिहर उठता हूं और चीखने की कोशिश करता हूं, लेकिन उस औरत की घूरती निगाहें मुझे अंदर तक चुभ जाती हैं। मुझे कोई प्रतिक्रिया ना करने के लिए मजबूर करती हैं और इसीलिए मैं खुद से लड़ता हूं। कोई रिएक्शन नहीं देता। मुझे पसीना आ रहा है, लेकिन मैं उस नशेड़ी को नजरअंदाज कर देता हूं। मुझे जानना है, क्या तुम सच में कंडक्टर हो? वो मेरे मुंह पर चिल्लाया। सामने बैठी महिला उसे घूरती है। वो फुफकारती है, बेवकूफ बैठ जा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए बैठ जा। लेकिन वो सुनता ही नहीं। वो ब्लेड निकालता है, मेरी गर्दन पर सटाता है और जोर से चिल्लाता है, क्या तुम कंडक्टर हो, हाँ या ना? महिला उसे घूरती है। इंजीनियर तुम्हें पकड़ लेंगे, चुपचाप बैठ जाओ। वो दुखी होकर फुसफुसाती है और नशेड़ी वहीं रुक जाता है। वो उसकी ओर मुड़ता है। हम सब कुछ पल के लिए वहीं जम से गए। तभी हमें डिब्बे के दूसरी तरफ का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी।
नशेड़ी डर के मारे पीछे हट गया। उसने मेरा कॉलर छोड़ दिया और जो भी उसके पास आया उससे डर कर लड़खड़ा कर पीछे हट गया। नहीं, वो चिल्लाता है, नहीं प्लीज पीछे हट जाओ। वो दो कांपते हाथों से ब्लेड को अपने सामने लहराता है, लेकिन वो कमजोर पड़ जाता है और वो मुड़कर गलियारे से वापस भाग जाता है। मैं देख नहीं रहा हूं, मैं उस महिला को देख रहा हूं, लेकिन मुझे दिखाई दिया। मैं अपनी आंखों के कोनों से उन्हें देखता हूं। 3 सफेद आकृतियां चमकती हुई, हल्की सी। वो पतली जरूर हैं पर बड़ी हैं, और जैसे ही वो गुजरती हैं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे दांत दुखने लगते हैं और मैं कांप उठता हूं। अपनी जगह पर अकड़ा रहता हूं जब मैं उन आकृतियों को गाड़ी के पिछले दरवाजों से उस नशेड़ी का पीछा करते हुए सुनता हूं। मैं उन दरवाजों के खुलने की आवाज सुनता हूं, मैं उस आदमी की चीखें सुनता हूं और मैं उनके बंद होने की आवाज सुनता हूं, जिससे उसकी डरावनी चीखें थोड़ी दब जाती हैं। ये एक लंबे और पीड़ादायक मिनट तक चलता रहता है, जब तक कि मैं इसे और सहन नहीं कर पाता। मैं खड़ा होने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो औरत अपना हाथ आगे बढ़ाती है, मेरी कलाई पकड़ लेती है और एक पल के लिए मैं झुक जाता हूं। लेकिन मुझे देखना होगा, मुझे जानना होगा कि वह उसके साथ क्या कर रहे हैं। मैं अपनी कलाई उस औरत की पकड़ से छुड़ाता हूं और गाड़ी के पीछे वाले दरवाजे की ओर दौड़ता हूं और ध्यान से दरवाजे की खिड़की से झांकता हूं। नशेड़ी फर्श पर तड़प रहा है। एक पीली आकृति उसकी पीठ पर झुकी हुई है। ब्लेड उसके सर के एक तरफ खतरनाक तरह से धंसा हुआ है। बाकी 2 आकृतियों का वजन उसकी बाजुओं पर है। ये लोग जो भी हैं, बहुत लंबे हैं, बहुत ज्यादा। इनकी हड्डियों की बनावट पूरी तरह समझ में नहीं आती। मैं डर से अपने मुंह पर हाथ रख लेता हूं, अपनी घृणा भरी चीख दबाता हूं, क्योंकि नशेड़ी की पीठ पर बैठी उस सफेद आकृति का चेहरा अचानक मेरी तरफ मुड़ता है। उसके चेहरे से लंबे केकड़े जैसे सफेद चिमटे बाहर निकले और नशेड़ी की गर्दन के पीछे एक गंदी आवाज के साथ काट लिया। इसकी आवाज मैं यहां तक सुन सकता हूं। आदमी चीखता है और एक चरमराहट के साथ उसके बाईं ओर का जीभ उसके कंधे की हड्डी को चीर देता है। वो फिर से वार करता है और उसका हाथ काट देता है। मुझे उल्टी आ रही है और मैंने अपना गला अपने ही हाथ से दबा लिया है, लेकिन मैं अपनी नजरें हटा नहीं पाता। फ्री राइडर! आदमी अपने खून से लथपथ होकर चिल्लाता है। ट्रेन में एक फ्री राइडर है, वो भी यहीं है, अगले डब्बे में। उसके शब्द लड़खड़ा जाते हैं। कटा हुआ हाथ लिए वो इंसान एक तरफ खड़ा है, उसे सावधानी से पकड़े हुए, जबकि उसका खून फर्श पर बह रहा है। और बाकी लोग, जिनमें से एक का चिमटा अब भी उस आदमी की गर्दन के पिछले हिस्से में फंसा हुआ है, उसे गाड़ी से आगे वाले कमरे में धकेल देते हैं। लगेज एरिया, जहां से लोग ट्रेन में चढ़ और उतर भी सकते हैं। इससे पहले कि वहां का ऑटोमेटिक दरवाजा बंद हो, मैं उसे हताश होकर संघर्ष करते हुए देखता हूं। लेकिन कुछ कोशिशों के बाद वो आकृतियां उसे नजरों से ओझल कर देती हैं, उसे ट्रेन से नीचे फेंक देती हैं। मैं देखता हूं ट्रेन को आगे बढ़ते हुए और उसके कटे फटे जिस्म को खिड़की से बाहर उड़ते हुए। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अब हम पहाड़ियों और खेतों से घिरे हुए नहीं हैं। इतनी देर बाद अब मैंने खिड़की से बाहर देखा है। ग्रे कासल और सेंट जोसेफ स्टैंड के बीच के क्षेत्र को बनाने वाले दलदली मैदान, वो भी कहीं दिखाई नहीं देते। खिड़कियों के पार ना खेत हैं ना पहाड़ियां, बल्कि एक काला और बेजान रेगिस्तान। जहां तक नजर जाती है उबड़ खाबड़ नीची काली रेत के टीले। दूर दूर तक हल्की धूसर बिजली चमक रही है। ये क्या बकवास जगह है। मेरी ट्रेन को क्या हो गया? ये ठीक नहीं है, ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फक फक। मैं खिड़की से पीछे मुड़कर देखता हूं और वो तीनों जीव मेरी ओर आ रहे हैं।
मैं लड़खड़ाता हुआ पीछे की ओर झुकता हूँ और बिना कोई और योजना बनाए जल्दी से अपनी सीट पर गिर पड़ता हूँ, कांपता हुआ, उछलता हुआ। लेकिन सामने बैठी महिला अपने हाव भाव से चुप रहने का इशारा करती है। मैं शांत रहने की कोशिश करता हूँ, हालांकि मेरी सांसें उथली और कानों में तेज सुनाई देती हैं। घबराओ मत, मैंने सुना है इंजीनियर्स खुद फ्री राइडर्स की पहचान नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस हिलना मत। क्या? वो सामने वाली सीटों के ऊपर लगे एक बोर्ड की ओर अपना सर झटकती है। मैं कांपते हुए ऊपर देखता हूँ। वो बोर्ड पूरे कंपार्टमेंट में हर सीट के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन वो पहले वहां नहीं था। मैंने इसे पहले कभी हमारी किसी भी ट्रेन में नहीं देखा, लेकिन ये वहां है और पुराना लग रहा है। ये सादे काले रंग के बैकग्राउंड पर साधारण सफेद शब्द लिखे हुए हैं। इसमें कोई लोगो नहीं है। इसमें लिखा है, कंडक्टर द्वारा पूछे जाने पर यात्रियों को टिकट दिखाना होगा। हर बाहरी चीज को हटा दिया जाएगा। ट्रेन में मौजूद किसी भी बाहरी चीज के बारे में आपको इंजीनियरों को सूचित करना होगा। आपको टिकट लेकर ही यात्रा करनी होगी। मुफ्त में यात्रा करने वालों को रिसाइकल कर दिया जाएगा। मैंने कहा, लेकिन मैं कंडक्टर हूं। मैं फ्री राइडर कैसे हो सकता हूं? चुप रहो। वो फिर से और जोर से फुसफुसाती है। जैसे ही हम गाड़ी के दरवाजे खुलने की आवाज सुनते हैं, मैं कांप रहा हूं, पर चुप हूं, सांस भी नहीं ले रहा। हम एक दूसरे को घूर रहे हैं और कहीं नहीं। आकृतियां पास आती हैं। मैं उनके भारी कदमों की आवाज सुनता हूं और वो हमारी मेज पर आकर रुक जाती हैं। मैं उन्हें अपनी आंखों के कोनों से देख सकता हूं। हल्के, चमकते हुए, सफेद, झुके हुए, पतले। उनकी बाहें बहुत लंबी, उनके पैर बहुत ज्यादा लंबे। वो हमारे आसपास मंडराते रहते हैं और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे देखना ही होगा। बस एक नजर। मेरी नजरें एक तरफ जाती हैं और एक आकृति से टकराती हैं। उसका चेहरा भयानक है, लंबा है, किसी कीड़े जैसा, अपने आप में सिमटे हुए। वो चिमटे, वो भयानक चिमटे छिपे हुए से, लेकिन किसी भी पल बाहर निकलने को तैयार। और आंखें, उस जीव की आंखें, वो सफेद है, चौड़ी, अविश्वसनीय रूप से चौड़ी, कोई पलके नहीं। आंखों की पुतलियों के आसपास की त्वचा फटी हुई और काली है, मानो उन्हें सीधे उसके सर में ठूंस दिया गया हो। बीच में छोटी सी काली पुतलियां हैं, घूरती हुई, मुझे घूरती हुई। उसके वो शब्द, वो आदेश मेरे दिमाग में एक के बाद एक घूम रहे हैं, जैसे उस जीव की नजर मेरे अंदर घुस रही हो। हम एक दूसरे को घूर रहे हैं। मैं मानो स्तब्ध हूं। मैं अपनी आंखों के कोनों से उन दोनों को मेज के पास मंडराते हुए देख सकता हूं। मेरा चीखने का मन कर रहा है। मैं पीछे हटने, हमला करने, कुछ भी करने को तैयार हूं। जैसे ही ये घिनौना जीव कोई हरकत करता है, लेकिन वो कुछ करता नहीं। बाकी दो एक घिनौनी चरमराहट के साथ मुड़ते हैं और ट्रेन में आगे जाते हुए ओझल हो जाते हैं। एक पल बाद मेरे सामने वाला प्राणी धीरे से पीछे हटता है, सीधा खड़ा होता है और फिर वही करता है, मुड़ता है और चला जाता है, लंबी टांगों से चलते हुए। मुझे दूर दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई देती है और फिर दरवाजा बंद होने की। मैं इंतजार करता हूं, जितना हो सके उतना इंतजार करता हूं। और फिर मैं एक गहरी कांपती हुई सांस लेता हूं। मैं अपना सर पकड़ लेता हूं। मैं खुद को शांत रखने की कोशिश करता हूं, फोकस करने के लिए। मैं खिड़की से बाहर पटरियों के उस पार काले झुलसे रेगिस्तान को देखता हूं। मुझे कोई सुकून नहीं मिलता। मैं उस औरत की तरफ मुड़ता हूं। वो अब भी मुझे घूर रही है, खामोश, गुस्से में। मैं फुसफुसाता हूं, आखिर ये कौन सी जगह है? क्या हो रहा है?
चुप रहो, वो जवाब देती है और मैं मुंह बनाता हूं और फिर से साइन बोर्ड की तरफ देखता हूं जो सीटों की कतारों के ऊपर लगा हुआ था। ये फ्री राइडर क्या होता है? क्या हम फ्री राइडर हैं? वो कोई जवाब नहीं देती। मैं फिर से उस बोर्ड की तरफ देखता हूं। ये चीजें क्या थी? ये ट्रेन में क्या कर रहे थे? क्या ये इंजीनियर थे? तुम इतने बेखबर कैसे हो? वो गुस्से से फुफकारते हुए मेरी तरफ झुकी। तुम ट्रेन में चढ़े थे ना? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो? मैं उसे घूरता हूं, खुद भी गुस्सा होने लगता हूं। मैंने तो ये सब मांगा ही नहीं था। उसकी नजर मेरे हाथ पर बने निशान पर पड़ती है और मैं उसके चेहरे पर अपना हाथ लहराता हूं। मेरे खून की एक दो बूंदें अब भी टपक रही थी। तुम इसी की बात कर रही हो ना? उस पागल ने ये किया था मेरे साथ। उसने मेरे हाथ पर ये उकेर दिया था 5 मिनट पहले। इसका क्या मतलब है? तुम्हारे हाथ पर भी तो ये निशान है, पर क्यों? औरत अपनी कुर्सी पर पीछे झुक जाती है, भौहें ऊपर उठा लेती है, लेकिन उसके चेहरे से गुस्सा कुछ कम हो जाता है। वो अपनी जीभ चबाती है। आखिरकार वो फुसफुसा कर कहती है, वो चीजें, वो इंजीनियर हैं, लेकिन वो ज्यादा समझदार नहीं है। वो तुम्हें तब तक परेशान नहीं करेंगे जब तक उन्हें यकीन ना हो जाए कि तुम कोई बाहरी हो। मैं अपनी टोपी उठाता हूं और अपने बालों में हाथ फेरता हूं। एड्रेनलिन का असर कुछ कम होता है और मेरे हाथ के पिछले हिस्से का दर्द आखिरकार उभर आता है। तो क्या मैं कोई बाहरी चीज हूं या कोई फ्री राइडर? महिला कंधे उचकाते हुए कहती है, जैसा मैंने कहा, वो खुद फ्री राइडर्स को पहचान नहीं सकते। और जरा सोचो, क्या तुम्हारे पास टिकट है? मैंने हाथ आगे बढ़ा दिए। मैंने कंधे उचकाकर उसकी तरफ देखा। नहीं। और तुम्हारे पास? रुको, वो अचानक चिल्लाती है। अपने पैरों पर उठकर खुद को सीट पर पीछे की ओर पटकती है। उसकी अचानक हरकत और उसकी आवाज में चीख सुनकर मैं भी चौंक जाता हूं और मेरा सवाल मेरी जबान पर अटक जाता है। वो जोर जोर से सांस ले रही है। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। वो मेरे सर के ऊपर से गाड़ी के दूसरे छोर की ओर देखती है। वो अपने पीछे गलियारे की ओर देखती है और कांपती हुई अपनी सीट पर वापस आ जाती है। मत करो, वो धीमी आवाज में लेकिन तनाव से कहती है। प्लीज प्लीज मुझसे ये मत पूछो कि मेरे पास टिकट है या नहीं। क्यों? क्यों नहीं? क्यों नहीं? ये हो क्या रहा है? मैं कड़वाहट से पूछता हूं, अपनी आवाज धीमी रखने की कोशिश करते हुए। हालांकि मेरी हताशा साफ दिखाई दे रही थी। वो बस फिर से बोर्ड की ओर इशारा करती है। तुम्हें यहां होना ही नहीं चाहिए था। मुझे नहीं पता कि यह नियम तुम पर लागू होता है या नहीं, और मैं ये जानने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहती। उस आदमी से पूछो। वो गलियारे के दूसरी तरफ बैठे एक खामोश यात्री की ओर अंगूठा दिखाती है। सीधी पीठ, लाल आंखें, एकदम जड़। मैं थोड़ा असमंजस में था। मैंने पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है? तुम्हें जवाब चाहिए ना, पूछो उस कमीने से। घबराहट में मैं गलियारे के उस पार झुककर गला साफ करने लगा। मैं सर माफ कीजिए, क्या मैं आपका टिकट देख सकता हूं प्लीज? एक पल के लिए कुछ नहीं होता, फिर वो लाल आंखों वाला आदमी हिलने लगता है। ये एक अजीब सा, लगभग मशीन जैसा है, लेकिन वो अपना एक हाथ उठाता है, मुझे दिखाता है। उसकी उंगलियों के बीच धंसा, नसों वाला, उसके मांस का एक हिस्सा, मानो एक टिकट है, मुहर लगी हुई, उसकी खाल से जुड़ा हुआ। वो उसकी खाल से बना है, लेकिन है ये एक टिकट ही, इसमें कोई शक नहीं। मैं उसे जितना हो सके करीब से देखने की कोशिश करता हूं। उस पर कोई शब्द नहीं है, कोई अक्षर नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जिसे मैं पहचान पाऊं। बस अजीब छोटी टूटी हुई आकृतियां और आधे गोले। वो अपना हाथ पीछे कर लेता है और मैं चिंता में डूबा हुआ अपने जबड़े पर हाथ फेरता हुआ पीछे हट जाता हूं। वो महिला फिर से बेचैन हो जाती है। उसके चेहरे पर अब दया और डर का मिश्रण है।
मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो या क्या हो, कंडक्टर या जो भी। तुम इस सिचुएशन में कैसे फिट बैठते हो? लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अभी चले जाओ। मुझे माफ करना, लेकिन प्लीज बस चले जाओ यहाँ से। मैं अपनी जीभ दांतों के ऊपर फिराता हूँ। छोड़ने का क्या मतलब है? कहाँ जाऊं? मुझे कहाँ जाना है? अगर मैं हिला तो क्या वो इंजीनियर मुझे ले जाएंगे? मैं आगे झुककर अपना आखिरी सवाल पूछता हूँ और वो महिला पीछे हट जाती है, अपनी सीट के पिछले हिस्से से सट जाती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। मुझे माफ करना, वो फुसफुसाती है। तो मैं खड़ा हो गया। मैं उससे कुछ कहने की सोच रहा था, शुक्रिया या कुछ और। क्या मुझे गुस्सा होना चाहिए कि वो मुझे यूं ही दरकिनार कर रही है? उसने मुझे जवाबों से ज्यादा सवाल दिए हैं, लेकिन नहीं, आखिरकार उसने मेरी जान तो बचाई थी। शुक्रिया, मैं फुसफुसाया और मैंने उसे बेस्ट ऑफ लक भी कहा। उसने मुझे एक अजीब सी मुस्कान दी। घबराहट में मैं अकेला ही आगे की ओर चल पड़ा, उसी कंपार्टमेंट में वापस जिसमें मैं उस नशेड़ी से उलझा था, और ऐसा करते हुए खून के गाढ़े चिपचिपे फैलाव पर पैर रखता हुआ। बदबू आ रही थी, लगभग मेटल जैसी। मैं अपनी सांस रोककर रेडियो के लिए नीचे हाथ बढ़ाता हूँ। मैं इसे ऑन करता हूँ, लेकिन जवाब में सिर्फ स्टैटिक। फिर भी मैं इसे अपनी बेल्ट में डालता हूँ और अपने असली डब्बे के दरवाजे से आगे बढ़ता हूँ। बस ये मेरा असली डिब्बा नहीं है, अब नहीं। ये अलग दिखता है। सीटें तो सब अपनी जगह पर हैं, लेकिन सारे इमरजेंसी साइंस गायब हैं। सफर की जानकारी, स्क्रीन, सब गायब। जब मैं पहली बार खड़ा हुआ था, जब मैंने अपना फोन रखा था, मेरा फोन, मैं बेसब्री से अपनी जेब में हाथ डालता हूँ। मदद के लिए किसी को बुलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन स्क्रीन तो चकनाचूर हो चुकी थी। मैं पावर बटन दबाने की कोशिश करता हूँ, उसे दबाए रखता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। शिट। मैं टूटे हुए फोन को जेब में रखता हूँ और डिब्बे के आसपास के माहौल को देखता हूँ। कुछ सीटें खाली हैं, कुछ पर लाल रंग के अजीब यात्री बैठे हैं, बिना हिले डुले, बिना पलके झपकाए, शायद सांस भी नहीं ले रहे। उनके जिंदा होने का एकमात्र सुराग उनकी स्किन पर धीरे धीरे हिलती धड़कती नसें हैं। मैं सिहर उठता हूँ। एक बार फिर ट्रेन की खिड़की से बाहर देखता हूँ। वहां केवल रेगिस्तान है, अजीब सा काला रेगिस्तान। दूर दूर तक नीची रेत के टीलों की लहरें और क्षितिज पर कड़कती खामोश धूसर बिजली। मैं ऊपर लगे साइन पर नजर डालता हूँ। कंडक्टर के पूछे जाने पर यात्रियों को टिकट दिखाना होगा, बाहरी चीजों को हटा दिया जाएगा। ट्रेन में मौजूद किसी भी बाहरी चीज के बारे में आपको इंजीनियर्स को बताना होगा। आपको टिकट लेकर ही यात्रा करनी है और फ्री राइडर्स को रिसाइकल कर दिया जाएगा। रिसाइकल, आखिर इसका क्या मतलब है? ठीक है, अब जवाब लेने का वक्त आ गया है। मुझे कुछ जवाब ढूंढने होंगे और उसके बाद मैं घर जाऊंगा। अगर इंजीनियर्स दिख गए तो मैं अपनी सीट पर बैठ जाऊंगा। मैं इतना तो कर ही सकता हूं। जब तक मेरी हिम्मत मजबूत है, मैं आगे बढ़ता हूं और एक एक करके डिब्बे दर डिब्बे सीधा इंजन की तरफ। बस अब वो वहां है नहीं, बस और भी डब्बे हैं, एक के बाद एक। जैसे जैसे मैं एक के बाद एक गलियारे से गुजरता जाता हूं, ये होता ही जाता है, आगे और आगे अनगिनत डब्बे। जिन सीटों के पास से मैं गुजरता हूं, उनमें से कई खाली हैं और कई पर वही लाल आंखों वाले अजनबी बैठे हैं। मैं एक और इंसान से मिलता हूं, एक इंसान, मुझे पूरा यकीन है, एक नौजवान। उसके हाथ के पीछे वही निशान बना हुआ है। मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो बात ही नहीं करता। वो मेरी तरफ देखता भी नहीं। जब मैं उससे नजरें मिलाने की कोशिश करता हूं तो वो मुड़ जाता है। मैं उससे वादा करता हूं कि मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं उसका टिकट नहीं मांगूंगा, लेकिन टिकट, इस शब्द का जिक्र सुनते ही
वो रोने लगता है। इसीलिए बेमन से मैं उसे वहीं छोड़ देता हूँ और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता हूँ। अंधेरे के बाद अंधेरे और उदास डब्बे और फिर से वही। डब्बों की छतों पर धीमी रोशनी की किरणें हैं। कुछ में तो ये वाकई काफी चमकीले हैं, पर ज्यादातर में नहीं। कुछ में तो बस ये टिमटिमाते हैं, जलते बुझते जलते बुझते। और कभी कभी तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करते। मुझे गाड़ी के दोनों तरफ लगे दरवाजों की खिड़कियों से आने वाली रोशनी पर निर्भर रहना पड़ता है। इंजीनियरों का अब कोई पता नहीं, लेकिन मैं बेचैन हूं। मैं लगातार उनका इंतजार कर रहा हूं। काफी वक्त बाद, लगभग 30 डब्बे या शायद उससे भी ज्यादा, अब मुझे कुछ नया दिखाई दिया है। खिड़की के पास एक आदमी बैठा था। कोई लाल अजनबी नहीं, बल्कि एक आम इंसान। वो चमक रहा है, किसी भी चीज से ज्यादा एक ठोस आकृति। लेकिन उसमें कुछ था नहीं, कोई फीचर नहीं, बस एक इंसान का गहरा आकार, गहरे बैंगनी और शुद्ध काले रंगों के बीच घूमता हुआ। कम रोशनी उस पर अजीब और अप्राकृतिक तरह से टकरा कर फैल रही थी, जैसे पानी हो, लेकिन बहुत गाढ़ा। मैं उसे घूरता हूं। हेलो, मैं फुसफुसाते हुए थोड़ा और पास आता हूं। वो आदमी, अगर वो आदमी है तो कोई जवाब क्यों नहीं देता? वो हिलता भी नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। मुझे नहीं पता कि वो मेरी बात सुन भी पा रहा है या नहीं। क्या तुम्हें इस ट्रेन के बारे में कुछ पता है? मैं उससे आराम से पूछता हूं। एक लंबी पतली परछाई फर्श पर तैरती हुई गुजरती है और मैं घबरा कर पीछे हट जाता हूं। मेरी मुट्ठियां ऊपर उठ जाती हैं, कांपती हैं, लेकिन वहां कुछ है नहीं। एक दूसरी परछाई फर्श पर तैरती है, फिर एक तीसरी और एक चौथी। इस बार धीरे से। वो कुछ इस तरह है, पैरों की तरह, कीड़े के पैरों की तरह, जैसे कोई मकड़ी बल्ब पर रेंगते हुए बनाई जाती है, बिल्कुल वैसी ही। मेरे सर के ठीक ऊपर लगी लाइट टिमटिमाती है। मैं ऊपर देखता हूं और छत पर चिपका हुआ जीव मेरे चेहरे की ओर झपटता है। मुझे उस जीव को गिरते हुए ज्यादा देखने का मौका नहीं मिलता। लगता है कि वो उस विकृत, चमकते हुए आदमी जैसी ही चीज से बना है, लगभग केकड़े जैसा या मकड़ी जैसा, किसी बड़ी बिल्ली के आकार का, या शायद उससे भी बड़ा। मैं जोर से चीखता हूं और आंखें कसकर बंद कर लेता हूं। उस भयानक चीज को अपने सर से जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से दूर ढकेलता हूं। उसे नीचे फेंक देता हूं, लड़खड़ाता हूं और पीछे की ओर फर्श पर जोर से गिरता हूं और डर और घिन से देखता हूं उस जीव को हवा में उड़ते हुए और एक हल्की गीली चरमराहट की आवाज के साथ अपनी पीठ के बल गिरते हुए। वो तुरंत खुद को सीधा करता है और बिना रुके उस तरफ भागता है जहां मैं फर्श पर गिरा हुआ हूं। वो तुरंत खुद को सीधा करता है और बिना रुके उस तरफ भागता है जहां मैं फर्श पर गिरा पड़ा हूं। मैं फिर से चीखता हूं और लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा होता हूं। कुर्सियों का सहारा लेकर खुद को ऊपर खींचता हूं। मैं एक कदम या 2 कदम पीछे हटता हूं। जैसे ही वो केकड़ा या मकड़ी जो भी है मेरे पास आता है और मैं मुड़ता हूं और पिछले डब्बे में मैं वापस भागता हूं। मैं उसके कई पैरों की आवाजें फर्श पर खरोंचते हुए सुन सकता हूं। इससे मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं और बदकिस्मती से वो चीज मेरे पैरों के ठीक पास है, मेरे टखनों के पास फुफकार रही है और मैं उस पर चिल्लाता हूं, उसे जोर से गालियां देता हूं और जितना हो सके उसे उतनी जोर से लात मारता हूं। वो दूसरी बार हवा में उड़ती है, लेकिन मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं करता कि वो कहाँ गिरी। मैं हाँफते हुए, दौड़ते हुए डब्बे में आगे भागता हूँ। ट्रेन एक हल्का मोड़ लेती है और दौड़ते हुए मुझे उसका एहसास होता है और मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ। अब मैं बिल्कुल सीधी रेखा में नहीं चल रहा हूँ। मैं कुछ दूसरे डब्बों को देख सकता हूँ और पहली बार मुझे इस ट्रेन की लंबाई के बारे में एक हल्की समझ मिली है। डब्बे, डब्बे के बाद डब्बे और डब्बे और डब्बे।
जैसे जैसे ट्रेन घूम रही है उसका अंत अगर कोई भी है तो दिखाई नहीं दे रहा। वो बस चलती जा रही है और चलती जा रही है, कभी ना खत्म होने वाले रेगिस्तान में खिंचते हुए। मुझे एक डब्बे की खिड़की से सफेद रोशनी की एक चमक दिखाई देती है। मेरे डब्बे से 4-5 डब्बे आगे। शिट, वो फिर आ गए। ये वही हैं, इंजीनियर्स। ये इंजीनियर्स हैं, वही हैं। मैं बेवकूफ हूं। मैं बहुत जोर से बोल रहा था। मैं रुक गया। गलियारे के बीच मैं अपनी सांस पकड़ने की कोशिश कर रहा था। चारों ओर देख रहा था। मैं पीछे मुड़ा। क्या वो जीव अब भी मेरा पीछा कर रहा है? हो सकता है। क्या ये बंद दरवाजों से होकर अंदर आ सकते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन इंजीनियर्स शायद ऐसा कर सकते हैं और वो इसी तरफ आ रहे हैं। दांत पीसते हुए मैं एक चुनाव करता हूँ। मैं जल्दी से एक खाली सीट पर बैठ जाता हूँ, एक खामोश लाल यात्री के बगल में। जिस तरफ से मैं भागा था उसी तरफ से। मैं अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश करता हूँ, जितना हो सके शांत रहने की। कुर्सी में धंसने की कोशिश करता हूँ। मुझे अपने डब्बे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है और मेरा दिल सीने में तेजी से धड़कता है। मैं अपनी सांसें रोक लेता हूँ, बिल्कुल स्थिर। वो तेजी से आ रहे हैं। मैं उनकी आवाज सुनता हूँ और वो इंजीनियर ही हैं। इस बार तो लंबे, भयानक, चमकते हुए, और वो सीधे निकल जाते हैं तेजी से। वो मुझ पर जरा भी ध्यान नहीं देते। वो सामने वाले दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और मैं इंतजार करता हूँ। 10 तक गिनता हूँ और सांस लेता हूँ। मैं ये देखने के लिए रुकता हूँ कि क्या आगे कुछ और भी आने वाला है, और फिर अपनी सीट से उठकर दरवाजे तक जाता हूँ और छोटी सी खिड़की से झांकता हूँ। मैं गाड़ी के दूर वाले हिस्से में इंजीनियरों को किसी चीज के पीछे भागते हुए देख सकता हूँ। मकड़ी, झिलमिलाती केकड़ा मकड़ी, वो सीटों से नीचे दीवारों पर रेंगती है। एक इंजीनियर उसे पकड़ने के लिए अपनी लंबी बाहें बढ़ाता है, लेकिन वो इतनी तेज नहीं है। उसकी कोहनी एक लाल यात्री के सर के पिछले हिस्से से टकराती है, लेकिन यात्री कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। वो भागता हुआ कीड़े जैसा जीव सीटों के ऊपर बैग होल्ड में पागलों की तरह खरोंचता है, गायब हो जाता है, फिर प्रकट होता है, सीटों पर हताश होकर रेंगता है, और इंजीनियरों में से एक अपने पैरों पर नीचे झुक जाता है, मानो भेड़िए जैसा। कम से कम मुझे ऐसा लगता है, पर पता नहीं, शायद किसी मैंटिस की तरह। और वो आगे की ओर झुक जाता है। उसके चेहरे से चिमटे फूटते हुए उस मकड़ी जैसे जीव की पीठ में घुस जाते हैं। मैं यहां से उसकी चीख सुन सकता हूं। जैसे ही इंजीनियर उसे डिब्बे के किनारे लगे इमरजेंसी डोर तक घसीटता है, उसके पैर बेतहाशा ऐंठ जाते हैं और दूसरा इंजीनियर उसे जोर से खोल देता है। वो मकड़ी का एक पैर नोच लेता है और चीखता हुआ जीव ट्रेन से बाहर रेगिस्तान में फेंक दिया जाता है। मैं उसे खिड़की से बाहर छटपटाते हुए देखता हूँ। मैं तुरंत अपनी सीट पर वापस आ जाता हूँ और चुपचाप इंजीनियरों के गुजरने का इंतजार करता हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। थोड़ी देर बाद मैं सावधानी से गलियारे में वापस आता हूँ और दरवाजे की खिड़की से फिर देखता हूँ, लेकिन इंजीनियर कहीं नजर नहीं आते। वो शायद दूसरी तरफ, ट्रेन के आगे की तरफ चले गए होंगे। मैं डिब्बे में वापस आ जाता हूँ, उसी जगमगाते आदमी वाले डब्बे में। तो इस ट्रेन में मकड़ियां भी हैं, केकड़े जैसी बड़ी बड़ी मकड़ियां। वाह, इस शापित जगह में एक और चीज देखने लायक है। मैं खिड़की से बाहर उस पार के नज़ारे में झांकता हूँ। रेगिस्तान के काले टीले अब नीची पहाड़ियों में बदल रहे हैं। काले पत्थरों की छोटी छोटी चट्टानें। खिड़की के बाहर कुछ मोटा, तने जैसा और विशाल पौधा उगता हुआ दिखाई देता है। फिर एक और। थोड़ी दूर पर एक तीसरा पेड़ दिखाई देता है। ये एक तना है, एक विशाल पेड़ का तना, रेडवुड जैसा, बस बड़ा और लकड़ी गहरे धूसर रंग की, बिना शाखाओं वाला।
ये रात के आसमान में दूर तक फैला हुआ है। अगर मैं अपना चेहरा शीशे से हटाकर ऊपर देखूं, तो मुझे पेड़ के पत्तों के निचले हिस्से दिखाई देते हैं, या यूं कहें कि सुइयां, चीड़ की सुइयों जैसी सफेद रंग की। विशाल पेड़ के नीचे की जमीन इन सुइयों से ढकी हुई है, जो काली रेत पर धूसर दिखाई दे रही है। और भी तने आगे दिखाई देते हैं, फिर और भी दर्जनों, और बाहर की काली रेत धूसर सफेद सुइयों के कालीन के नीचे गायब होने लगती है। पेड़ टीलों की तरह दूर तक फैले हुए हैं। मैं गाड़ी में बैठे उस नज़ारे की ओर मुड़ता हूँ और हताश होकर उस चमकते हुए आदमी के बारे में सोचता हूँ। वो अलग है, अनोखा है। हो सकता है उसके पास मेरे लिए कुछ जवाब हो, अगर वो बोल सके तो। और मैं बस हताश हूँ। हेलो सर, मैंने सावधानी से फिर पूछा, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कोई रिएक्शन नहीं। अजीब रोशनियां मानो उसके बेजान शरीर पर अपने आप नाच रही हूं। मैंने धीरे से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और मुझे अजीब सा लगा, मानो कई सुइयां मुझे एक साथ चुभ रही हूं। मैं पीछे हट गया। सर, अगर मैं आपसे टिकट मांगू तो आपको कैसा लगेगा? मैं थोड़ा घबराते हुए, बुरे से बुरे के लिए तैयार रहते हुए इंतजार करता हूं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता, वो कोई रिएक्शन नहीं देता। शायद वो भी बाकियों जैसा ही है, लाल यात्रियों जैसा। वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर भी मैं पूछता हूं, क्या मैं आपका टिकट देख सकता हूं? पहले तो कुछ नहीं होता। मैं उसके हाथ उठने या पीछे हटने या कुछ और होने का इंतजार करता हूं, लेकिन वो कुछ नहीं करता। मैं आह भरता हूं और जाने ही वाला होता हूं कि वो आदमी कांपने लगता है। अस्वाभाविक तरह से तेज झटके, उसकी छाती बाहर उभर आती है, फिर उसका कंधा। मैं एकदम पीछे हटता हूं, जबड़ा भींचे हुए सोचता हूं कि क्या जवाब ढूंढते ढूंढते मैंने एक और गलत फैसला कर लिया है। वो आदमी गुस्से से तड़पता है, फिर फट जाता है, खोपड़ी से कमर तक, और 4, 5, 6 भयानक केकड़े जैसी मकड़ियों में बदल जाता है। भाड़ में जाओ तुम सब, मैं घबराहट में चिल्लाया। हालांकि इस बार मैंने अपनी आवाज धीमी रखने की समझदारी दिखाई। पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए मैं एक को लात मारकर दूर फेंक देता हूं और गाली देने और चीखने की अपनी इच्छा को दबाने की कोशिश करते हुए अगले दरवाजे से भागकर डिब्बों के बीच वाली छोटी सी जगह में पहुंच जाता हूं। कोने में एक छोटे से डिब्बे में एक फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है। ये काफी भारी है, किसी आम फायर एक्सटिंग्विशर से कहीं भारी, लेकिन मैं किसी तरह उसे उठाता हूं, इंतजार करता हूं, पसीना बहाता हूं, और जैसे ही छोटे से कैबिन का दरवाजा बंद होता है, एक घिनौना जीव उस दरार से रेंगता हुआ जाता है। गुस्से से भरी घुरघुराहट के साथ मैं फायर एक्सटिंग्विशर उसके ऊपर मारता हूं, जोर से उस जीव को मसल देता हूं। उस कीड़े का एक पैर बेतहाशा फड़फड़ा रहा है। मैं एक्सटिंग्विशर को फिर से ऊपर लाता हूं और पूरी ताकत से उसे मारता हूं। आखिर में मैं अपने पैरों से उस जीव को कुचल देता हूं। मुझे उल्टी सी आ रही थी, लेकिन मैं उसे नीचे धकेल देता हूं और अभी भी फर्श पर हिलते हुए उसके गूदे को देखता रहता हूं। भारी सांस लेते हुए मैंने फायर एक्सटिंग्विशर को दीवार पर जोर से पटक दिया और अपना माथा पोंछा। मैं चिल्लाया नहीं, मैंने अपनी आवाज धीमी रखी, लेकिन यह फिर भी काफी शोर भरा था। क्या इतनी खामोशी इंजीनियरों को दूर रखने के लिए काफी थी? खड़खड़ाहट और धमा चौकड़ी की आवाज और डब्बे के बीच के दरवाजे की खिड़की से एक सरसरी निगाह मेरे सवाल का जवाब देती है। वो अब 4 हैं, 4 इंजीनियर, सभी कैबिन में लड़खड़ाते हुए। उनके चिमटे बाहर निकल रहे हैं, मकड़ियों के पीछे भागते हुए सीटों को तोड़ रहे हैं। वो सब अब जोर से चीख रहे हैं। एक इंजीनियर ऊपर देखता है, वो खिड़की से सीधे मेरी आंखों में देखता है। मेरा दिल उछलकर गले में आ गया और मेरे गले से एक धीमी कराह उठी। मैं भूल ही गया था कि उनकी आंखें कितनी भयानक थी, चौड़ी, बड़ी, बिना पलक झपकाए घूरती हुई निगाहें।
वो गलियारे से नीचे मेरी ओर एक कदम बढ़ाते हैं और मैं खुद को दरवाजे से दूर धकेलता हूँ, मुड़ता हूँ और ट्रेन के टॉयलेट में से एक का दरवाजा खोलता हूँ और अंदर जाते ही बंद कर लेता हूँ। मेरी नसों में खून बहुत तेजी से दौड़ रहा है। मैं दरवाजे पर अपना कान लगाता हूँ, इंतजार करता हूँ बेसब्री से। कुछ देर तक दूर से उन केकड़े मकड़ियों की चीख के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। आखिरकार वो आवाजें बंद हो जाती हैं। फिर सन्नाटा, पागल कर देने वाला सन्नाटा, और मुझे डब्बे का दरवाजा हल्की सी खट खट के साथ खुलने की आवाज सुनाई देती है। कदमों की आहट, कई भारी कदमों की। मैं बाथरूम के दरवाजे के आसपास उनके इकट्ठा होने की आवाजें सुन सकता हूँ। मुझे उनके जोड़ों के चटकने की आवाज सुनाई देती है और दस्तक सुनाई देती है। मैं सांस रोक लेता हूँ, पर मेरा दिल जोर से धड़कता है, बहुत ज्यादा। वो सुन सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है, पर मैं अब भी नहीं हिलता। लेकिन दस्तक फिर आती है, इस बार थोड़ी तेज। शिट शिट, प्लीज बस मुझे छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं यार बस घर जाना चाहता हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था। इसके बाद एक और भयानक, दर्दनाक ठहराव। ऐसा लगता है जैसे मैं इंजीनियर के हाथ को दरवाजे से पीछे खींचते हुए ऊपर उठते हुए महसूस कर सकता हूँ। जैसे मैं उसकी मुट्ठी के चारों ओर हवा के दबाव को सुन सकता हूँ। जब वो अपना हाथ नीचे लाता है, तीसरी बार दस्तक देने के लिए तैयार होता है, शायद और जोर से, लेकिन इसके बजाय एक चीख आती है। एक महिला की चीख, एक जवान महिला की चीख। दरवाजे की वजह से वो थोड़ी धीमी थी, लेकिन फिर भी वो काफी साफ थी। कोई तीसरी दस्तक नहीं। इसके बजाय मुझे इंजीनियरों के शरीर की भयानक हल्की चरमराहट सुनाई देती है, उनके भारी कदमों की आवाज। मैं उन्हें भागते हुए और दरवाजे से बगल वाले डिब्बे में घुसते हुए सुनता हूँ। ये दूर है, लेकिन मुझे एक शोर सुनाई देता है, और ज्यादा चीखें, हताश भरी मदद की पुकार। ये शायद 1 मिनट या उसके आसपास चलता रहा। चीखें फिर से तेज हो जाती हैं। वो करीब आते हैं और मैं डिब्बों के बीच का दरवाजा खुलने की आवाज सुनता हूँ। चीखें बहुत साफ, करीब आती जाती हैं। एक लड़की मदद की भीख मांग रही है, अपनी जान की भीख मांग रही है। और इंजीनियरों की चरमराहट की आवाजें। ऐसा लगता है जैसे उसे खींचा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। मैं लात मारने की आवाज सुन सकता हूँ। एक मुट्ठी या शायद एक पैर मेरे बाथरूम के दरवाजे पर टकराया। मैं उन भयानक चीखों को धीरे धीरे कहीं दूर गायब होते सुनता हूँ और मैं टॉयलेट सीट पर बैठ जाता हूँ, अपना सर हाथों में लिए। मैं कायर हूँ। मुझे कुछ करना चाहिए था, उसकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए थी, पर मैं आखिर क्या कर सकता था? इंजीनियरों की भीड़ से अकेले ही लड़ जाता? कोशिश तो कर सकता था। वो मुझे ट्रेन से फेंक देते, या फिर उससे भी बुरा, क्या वो ऐसा करते? मुझे यहाँ के नियम नहीं पता, सच में नहीं। हर डब्बे में जगह जगह लगे उस बोर्ड के अलावा मैं अपनी आंखें पोंछता हूँ। कायर हूँ मैं अपनी घड़ी पर नजर डालता हूँ। ग्रे कासल से रवाना होने के बाद से मैं 2.5 घंटे से ज्यादा वक्त से ट्रेन में हूँ। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। ग्रे कासल और सेंट जोसेफ स्टैंड के बीच का रास्ता सिर्फ 1 घंटे का था, लेकिन जाहिर है अब हम उस रूट पर नहीं हैं। मुझे कुछ नहीं पता कि हम कहाँ हैं या कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मैं काफी देर से छिपा बैठा हूँ। मैं जितना हो सके उतना चुपचाप दरवाजा खोलता हूँ और झांकता हूँ। कोई इंजीनियर नहीं है, बस एक कुचला हुआ जीप, दीवार से टिका मेरा फायर एक्सटिंग्विशर और दोनों तरफ के दरवाजों से बहती हुई खून की धारा। मैं इस सबको बर्दाश्त करके फायर एक्सटिंग्विशर अपने साथ ले जाने के बारे में सोचता हूँ। मैं उसे उठा लेता हूँ, लेकिन वो भारी है, बहुत भारी। अब तक मैंने जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर उठाए हैं उनसे कहीं ज्यादा भारी। मैं लेबल देखता हूँ, लेकिन वहां कोई अक्षर नहीं है। इंग्लिश में तो कुछ नहीं है, बस अजीब सी लाइनें।
बेढंगे तरह से छपे आकार और छोटे टूटे हुए गोले। मैं उसे वापस अपनी जगह पर रख देता हूँ और समझ नहीं पाता कि क्या करूँ। मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ता हूँ। जिस डिब्बे में वो चमकता हुआ आदमी बैठा था वो अब लगभग खंडहर हो चुका है। खिड़कियां, सामान रखने की जगह और फर्श पर बैंगनी काले धब्बे बिखरे पड़े हैं और कई कुर्सियों पर अब टूटे हुए टुकड़े और फटे हुए कपड़े दिखाई दे रहे हैं। खामोश लाल यात्री एकदम बेफिक्र लग रहे थे। मैं उनमें से अगली बोगी में चला गया, फिर अगली और फिर और अगली। उस पार के विशाल घने पेड़ कम होते जा रहे हैं। खिड़कियों से मैं देख सकता हूं कि जमीन फटने और टूटने लगी है। गहरे नीले रंग के पानी के छोटे छोटे तालाब दिखाई दे रहे हैं, फिर बड़े तालाब, झीलें, वो नालों और नदियों से जुड़ी हुई हैं। पेड़ कम और चट्टानों से घिरे तालाब ज्यादा, और फिर जमीन खत्म हो जाती है और अब ट्रेन के चारों ओर सिर्फ पानी है। गहरा नीला काला पानी, मानो समंदर क्षितिज तक दोनों दिशाओं में फैला हुआ है। आसमान में अब भी अंधेरा है, लेकिन अब क्षितिज पर बिजली नहीं चमक रही है। मैं हैरानी और डर के साथ देखता हूं जैसे ऊपर बादलों में खामोश बिजली चमकती है, तेजी से एक चक्र में घूमती हुई वापस वहीं पहुंचती है जहां से शुरू हुई थी, और फिर चमकती हुई शून्य में गायब हो जाती है। हर कुछ सेकंड्स में आसमान में एक अजीब सी गोलाकार बिजली की चमक दिखाई देती है। ये नीचे समंदर के धीमे, लगभग अदृश्य रूप से उमड़ते काले पानी की सतह को रोशन कर देती है। मैं कुछ देर देखता हूँ, फिर अपने रास्ते चल देता हूँ। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ एक आवाज तेज होती जाती है। मैं सतर्क हूँ, लेकिन यह हवा जैसी लग रही है। ये तब तक तेज होती जाती है जब तक मैं दरवाजा खोलकर उसके सोर्स तक नहीं पहुंच जाता, और ये मेरे कानों में एक दहाड़ जैसी बन जाती है। पहले तो मैं बस हाँफने और सदमे से मुंह बाए खड़ा रहने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। डब्बे का पूरा ऊपरी आधा हिस्सा गायब है। आगे वाली बोगी ठीक है, वो मुझे तेज हवा से बचाती है, लेकिन मैं अब भी उसे महसूस कर सकता हूँ मेरे चेहरे पर, कानों पर। मैं अपनी टोपी को ठीक करता हूँ, एक कदम आगे बढ़ता हूँ। जाहिर है गाड़ी को इस तरह डिजाइन नहीं किया गया था। जहाँ गाड़ी की दीवारें खत्म होती हैं वहाँ मेटल नुकीली है, और आसमान फटा हुआ, टूटा हुआ। फर्श टूटे हुए कांच, मेटल के टुकड़ों और सीट के टुकड़ों से अटा पड़ा है। यहाँ सीटें तो हैं, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं। कुछ सीटें अपनी जगह से उखड़ गई हैं। इस डिब्बे में कोई सवारी नहीं है। छत या दीवार ना होने से मुझे अपने आसपास की तस्वीर काफी हद तक साफ दिखाई देने लगती है। किनारे से देखने पर मुझे पता चलता है कि हम किसी संकरे पुल पर हैं, जो समंदर की सतह से शायद सिर्फ 1 मीटर या उससे भी कम ऊंचाई पर है, शायद पानी से कुछ फीट ऊपर। फिर भी मेरे चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। मैं आसमान की तरफ देखता हूँ। काले और गहरे भूरे रंग के घने भारी बादल एक दूसरे से टकराते हैं और लुढ़कते हैं, एक दूसरे में सिमटते हुए, रात के आसमान में एक दूसरे को उल्टी दिशाओं में धकेलते हुए। हर कुछ सेकंड्स में वही अजीब गोलाकार बिजली चमकती है। ऊपर अंधेरे में धीरे धीरे घूमते बादलों के किनारों को रोशन करती है। मुझे वर्टिगो जैसा चक्कर आने लगता है और मैं अपनी नजरें नीचे और आगे की ओर घुमाता हूँ, और जबड़े भींचे हुए मैं अगले, शुक्र है पूरे डिब्बे में आगे बढ़ता हूँ। फिर अगला, फिर अगला, और फिर उसके बाद वाला। आखिरकार आगे के दरवाजे की एक खिड़की से मेरी नजर एक हलचल पर पड़ती है। मैं रुक जाता हूँ, झुककर सावधानी से देखता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बूढ़ा आदमी, कोई इंसान टॉयलेट के बाहर निकलकर अपने डिब्बे के दरवाजे से वापस आ रहा है। वो गलियारे से आगे जाता है, फिर रुकता है और सावधानी से एक कुर्सी का किनारा पकड़कर उसी पर बैठ जाता है। उसने मुझे देखा, मगर मुंह फेर लिया। मैं पीछे पीछे चलता हूँ,
स्लाइडिंग दरवाजों को धकेलता हुआ बूढ़े आदमी के पास पहुंचते हुए मैं अपना गला साफ करता हूँ। हेलो, मैं माफी चाहूंगा। वो निराशा से कराहते हुए मेरी तरफ मुड़ता है। मेरी यूनिफॉर्म, मेरा चेहरा, मेरी आंखें देखता है। हम एक पल के लिए चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। हेलो, मैं फिर कहता हूँ। गुड इवनिंग बच्चे, बूढ़ा आदमी जवाब देता है। तो तुम क्या कंडक्टर हो बेटा? मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं। जी हाँ सर। क्या आप मुझसे मेरा टिकट मांगने वाले हैं? नहीं नहीं सर, अगर आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। बूढ़ा आदमी गला साफ करता है, फिर थोड़ा शांत होता है। वो छोटी सी मेज के उस पार अपने सामने वाली सीट की तरफ इशारा करता है। मेरे साथ बैठना चाहोगे कुछ देर के लिए? फिर पूछता है। मैं सीट पर बैठ जाता हूँ। आदमी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेता है और अपनी उंगलियों से क्रॉस का निशान बनाते हुए कुछ बुदबुदाता है। मैं उसके हाथ के पिछले हिस्से पर बने आर के निशान को देखने से नहीं चूकता। क्या आपको सच में इस तरह बात करने में कोई परेशानी नहीं है? मैं बेचैनी से पूछता हूँ, आगे पीछे के गलियारे में नजरें गड़ाए हुए। हम ज्यादा शोर तो नहीं कर रहे ना सर? आदमी कंधे उचकाता है। जब तक हम अपनी बात को संतुलित रखते हैं और कोई तमाशा खड़ा नहीं करते, कम से कम मेरे अनुभव में तो हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं अपने अंगूठे के नाखून दांत पर गड़ाता हूँ। आपका अनुभव क्या है सर? और आप इस ट्रेन में कब से सफर कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी अपनी ठोड़ी खुजलाता है और खिड़की से बाहर पानी की ओर देखता है। यही कोई 7 साल हो गए हैं बेटा, या 8। हाँ 8। मेरी गिनती के हिसाब से 6 साल और 8 महीने। ये काफी लंबा सफर रहा है बेटा। मैं उसे घूरता हूँ। 6 साल 8 महीने? मैं अजीब तरह से हंसा, मगर वो आदमी नहीं। आप मजाक कर रहे हैं ना? आप कह रहे हैं कि आप 6 साल से ज्यादा वक्त से इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी सर हिलाता है। हाँ बेटा, 6 साल और 8 महीने। वो धीरे से कहता है। और तुम? मैं? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या पूछना चाहते हैं। मेरी शिफ्ट तो आज सुबह 9 बजे शुरू हुई थी, लेकिन मैं बस यहाँ हूँ कुछ घंटों के लिए। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। मैं नहीं जानता हम कहाँ जा रहे हैं। मैं तो इनमें से कुछ भी नहीं चाहता था, पर किसी पागल ने ये निशान मेरे हाथ पर उकेर दिया। मैं अपनी अचानक उमड़ी हुई भावनाओं को रोकने की कोशिश करते हुए कहता हूँ, क्या मेरा ये सफर ऐसे ही शुरू हुआ? क्या ये उसी का निशान है? वो आदमी मेरी छोटी सी बात बड़े धीरज से सुनता है, फिर धीरे से बोलता है। ठीक है यार, तुम्हें इस निशान के साथ ही रहना होगा। और हाँ, इस सफर में कोई भी सिर्फ 2 स्टेशनों के बीच में ही चढ़ सकता है, ग्रे कासल और सेंट जोसेफ स्टैंड के बीच। लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं है। ग्रे कासल और सेंट जोसेफ स्टैंड के बीच का रास्ता ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का है, 6 साल का नहीं सर। ये मैनचेस्टर की तरफ मुड़ता है और न्यू कासल से होकर आगे बढ़ता है। इसे कुछ घंटों में एडिनबर्ग में खत्म होना है। आदमी उदास होकर अपना सर हिलाता है। मैनचेस्टर, न्यू कासल, एडिनबर्ग, मैं इन जगहों को नहीं जानता कंडक्टर। मैं अपने माथे पर हाथ फेरता हूँ और सांसें धीमी कर लेता हूँ। यह आदमी थोड़ा मददगार और दयालु दिखता है। निराश होने से कोई फायदा नहीं। लेकिन सर, आपका लहजा, आप तो ब्रिटिश हो ना? आपको ये जगहें तो पता होंगी, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड। लेकिन बूढ़ा आदमी बस उदास होकर मुस्कुराता है और धीरे से एक बार फिर से अपना सर हिलाता है। माफी चाहूंगा, पर मैं इन नामों को नहीं पहचान पा रहा हूं दोस्त। मैं अपनी उंगलियों को धीरे से मेज पर पटकता हूँ, खिड़की से बाहर देखता हूँ।
कि रेलगाड़ी पटरियों पर धीरे धीरे और स्थिरता से चल रही है और उसके पार दूर क्षितिज की ओर गहरा उथल पुथल भरा पानी फैला हुआ है।